अच्छा, यहाँ पे एक नया जो प्रोजेक्ट हमने नेक्स्ट.जेएस का बनाया है, उसमें बेसिक ऐप के अंदर एक जस्ट ph.tsx है और अभी मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं किया। सही है। अच्छा, सबसे पहले हमने एक कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है अभी कि हमने देखा कि हम जब किसी भी वेबसाइट की बात करते हैं तो वेबसाइट के मल्टीपल हिस्से होते हैं। वेबसाइट को सबसे पहले हम पेजेस में डिवाइड करते हैं और इसकी हमने अंडरस्टैंडिंग बनाई थी कि पेजेस का फ़ायदा हमें क्या होता है। तो लेट्स सपोज मैं वेबसाइट पे चला जाता हूँ, तो यहाँ से जब हम डिफरेंट पेजेस पे क्लिक करते हैं पेजेस में वेबसाइट को डिवाइड करने का फ़ायदा ये होता है कि हमें डिफरेंट कंटेंट नज़र आता है ऑन डिफरेंट राउट। लाइक अबाउट का राउट है तो मुझे डिफरेंट कंटेंट नज़र आ रहा है। अगर पेजेस ना हों वेबसाइट में तो एक ही पेज के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा डाटा दिखाना पड़ेगा, तो यूज़र को ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ेगा। लाइक अबाउट की इन्फॉर्मेशन भी होम पे दिखानी है, कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन भी होम पे दिखानी है, तो हमें डिफ़िकल्टी लेवल हमारा बढ़ जाता है। इसी तरह कैरियर की इन्फॉर्मेशन दिखानी है, वो सब एक ही पेज पे होगा तो ज़्यादा मुश्किल होगा हमें। तो हमें मल्टीपल, सबसे पहला जो हमारा जॉब होती है वो ये होती है कि अगर कोई हमें वेबसाइट बनानी है तो उस वेबसाइट को बनाते हुए हमें अंडरस्टैंड करना है कि इस वेबसाइट को कितने पेजेस में डिवाइड किया जा सकता है ऑन बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन। अगर कोई पर्सन कह रहा है मुझे ये वेबसाइट बनानी है, अगर तो उसके पास डिज़ाइन है सब पेजेस का, लाइक यूआई यूएक्स उसने करवा लिया है, फिर तो इजी होता है, हमें नज़र आ रहा है कि कौन कौन से पेजेस वो, मतलब वो मल्टीपल पेजेस चाह रहा है, मल्टीपल पेजेस में डिफरेंट डिफरेंट डाटा आया हुआ है। लेकिन लेट्स सपोज अगर एक ऐसा पर्सन है जो आपको कहता है मुझे वेबसाइट बना दो, लेकिन वो जस्ट एक थ्योरेटिकल रिक्वायरमेंट्स दे रहा है आपको कि मुझे वेबसाइट पे अपनी जो है मे बी ई-कॉमर्स की ऐप बनानी है, वहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट लिस्ट होंगी, उस पर कॉन्टैक्ट मुझे करने के लिए ये होगा, अबाउट में मेरी ये इन्फॉर्मेशन डालना या मेरे बारे में आपने ये लिखना है। उसने आपको सारी जेनेरिक इन्फॉर्मेशन दे दी। अब आपने डिसाइड करना है कि किस पर्टिकुलर कितने पेजेस होंगे वेबसाइट के अंदर। सही है। तो सबसे पहले जब भी वेबसाइट बनाते हैं उसके पेजेस में उसकी डिवीजन होती है कि कितने पेजेस बनेंगे ताकि हर पेज पे डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट जो है वो शो हो सके। तो पहली जॉब जो हमने अंडरस्टैंड कर ली दैट इज़ कॉल्ड कि पेजेस कितने बनेंगे। सही है। अच्छा, अब पेजेस बना लिए हैं, हमें मल्टीपल पेजेस नज़र आ गए, वो बन गए। अब हमारा जो अगला टारगेट होता है एज एन नेक्स्ट.जेएस डेवलपर या एज एन रिएक्ट.जेएस डेवलपर, वो ये होता है कि हम एक चीज़ पे वर्क करेंगे दैट इज़ कॉल्ड कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग। वो क्या होती है कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी चीज़ दुनिया में बनती है ना, वो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट, छोटे छोटे कंपोनेंट्स से बनती है। लाइक कोई इलेक्ट्रिक चीज़ है, उसमें ये सारे छोटे छोटे कंपोनेंट बनते हैं। सही है। अगर आप पीसी देखो तो उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट बनाए जाते हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी है ना, इसको बोलते हैं कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग। ये देखें कि जिसके अंदर हम हर चीज़ को एक चीज़ बाइंड नहीं करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? कोई बताएगा कि हम हर जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके कंपोनेंट्स क्यों बनाते हैं? सही है। मतलब एक कंपोनेंट, एक एक किस्म के मल्टीपल कंपोनेंट बना लिए हैं, उसको मल्टीपल टाइम डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रीयूज़ किया जा सकता है। तो रीयूजबिलिटी इज़ द की कि हम कंपोनेंट बनाते हैं। उसके अलावा अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है देखें। हाँ, ये बड़ा अच्छा एक बेनिफिट उन्होंने बताया है कि अगर हम एक जो है पर्टिकुलर कंपोनेंट बना लें और वो कंपोनेंट अगर ख़राब हो जाए तो हमें पूरी चीज़ को ठीक नहीं करना, बस उस कंपोनेंट को ठीक करना है। ऐसे ही है ना। अगर ये देखें, अगर हम कार की एग्जांपल लें तो कार जो है ना, वो एक कार वो बहुत सारे छोटे 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 कंपोनेंट से मिलके बनती है। देखो, जिन लोगों ने इन कंपोनेंट्स को बनाया है वो लोग पूरी की पूरी कार भी एक साथ में बना सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं हर चीज़ को। उसका नुकसान क्या होगा? लेट्स सपोज अगर गाड़ी का टायर ख़राब हो गया तो पूरी गाड़ी ख़राब हो गई।
अभी क्या है कि अगर एक टूल ख़राब होता है तो उस टूल को हम मतलब उसको चेंज कर लेते हैं, उसको फिक्स कर लेते हैं, उससे पूरी की पूरी चीज़ में इफेक्ट नहीं आता। सही है। इसी तरह आगे अगर पहले हमने कंप्यूटर के कंपोनेंट देख रहे थे, तो अगर हर चीज़ को बाइंड कर देंगे तो उससे प्रॉब्लम क्या आएगी कि लेट्स सपोज अगर रैम ख़राब हो गई है तो पूरे का पूरा कंप्यूटर ख़राब हो गया। अगर वो अलहदा से कंपोनेंट बना हुआ है तो रैम का कंपोनेंट उतार के नया इंस्टॉल किया जा सकता है। सही है। तो एक हमने रीयूजबिलिटी देख ली, दूसरा हमने देख लिया कि इसको फिक्स करना इजी है एज़ कंपेयर टू एक ही मोनोलिथिक अप्रोच अप्लाई की जाए कि हर चीज़ एक साथ में लिखी जाएगी, हर चीज़ एक ही उसमें फिक्स होगी। तो मोनोलिथिक यानी कि कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग जो है वो हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में बहुत अच्छा रोल परफॉर्म करती है और हमें बहुत हेल्प करती है ऑन मल्टीपल सिनेरियोज। सही है। तो जिसमें हमने कुछ जो है डिस्कस किए। और क्या हो सकता है बेनिफिट इसका? रीयूजबिलिटी हो गई और डिबगिंग इजी है, मतलब अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई तो उसको जिस तरह डिबगिंग करके उसको चेंज करना इसी इस तरह बजाते खुद डिबगिंग भी इजी है। देखो अगर लेट्स सपोज 10 कंपोनेंट्स हैं तो अगर कोई एक कंपोनेंट ख़राब हो रहा है तो हम फ़ौरन वहाँ तक पहुँच जाएंगे एज़ कम्पेयर टू हमें सारी चीज़ों को खोलना पड़े। बात समझ आ रही है? अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है उसका बैटरी वगैरह चेक करना, तो हमारा फोकस उधर जाता है कि यार क्योंकि ये सबसे रेलेवेंट और नियर कंपोनेंट है जो ख़राब हो सकता है, तो उसको हम चेंज करें तो हमारा काम बन सकता है। तो वी नीड टू मोर फोकस ऑन कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग। उसके बहुत सारे डिफरेंट बेनिफिट्स जो हैं वो मौजूद हैं। सही है। और किसी के जहन में इससे अल्टरनेटिव थाट हो कि कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग से बेहतर है कि ये वाली अप्रोच अपना अप्लाई कर लें, जैसे लाइक मोनोलिथिक अप्रोच है जिसके अंदर हर चीज़ हम बाइंड कर देते हैं एक साथ, तो या कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग जैसे। अगर हम अपनी रियल लाइफ की एग्जांपल देखें, हम कोई भी एक चीज़ उठा लें तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ वर्किंग ऑन कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग। मीन कि हर चीज़ के छोटे छोटे कंपोनेंट बनाए जाते हैं और उन कंपोनेंट को मिला के एक प्रोडक्ट बनाया जाता है रेदर देन कि हम पूरा प्रोडक्ट बाइंड कर दें। सही है। उससे इशू जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, उसको ठीक करना पॉसिबल नहीं होता, उसको फिक्स करना पॉसिबल नहीं होता। तो ऑलवेज जो कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग है वो हमें काफ़ी हेल्प करती है। अच्छा, अभी ये कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग जो हमने रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स में देखी है, रियल लाइफ चीज़ों में देखी है, क्या ये कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग वेबसाइट्स में नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अच्छा, वेबसाइट में जब होगी, हमें एक्चुअली वेबसाइट को कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग में बनाना है। कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग का क्या मतलब है? हमें अपनी वेबसाइट के एक ही दफ़ा सारी वेबसाइट नहीं बनानी, उसके छोटे 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 हिस्से बनाने हैं। क्यों बनाने हैं? ताकि वो रीयूजेबल हो सकें। सही है। उसके ऊपर उसको मतलब हम मल्टीपल प्लेसेस पे इस्तेमाल कर सकते। वो जो फीचर जो हमने फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स में देखे हैं वही सेम फीचर वेबसाइट में भी अप्लाई होंगे। लाइक उसको डीबग करना आसान है। देखो अगर पूरी वेबसाइट को हमने एक ही पेज में बना दिया है, अगर उसमें इशू आएगा तो हमें पूरी वेबसाइट को खोलना पड़ेगा। और अगर लेट्स सपोज हमने कंपोनेंट बेस बनाए, कंपोनेंट क्या मतलब, मैंने इस नैप बार का एक कंपोनेंट बना दिया, ये जो ऊपर आ रही है ना लाइन, एक कंपोनेंट बना दिया। अब जब भी मुझे कोई चेंज करना है तो मुझे पूरी वेबसाइट के कोड को नहीं ढूंढना। रीज़न क्या है? हम जाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि वेबसाइट के अंदर जब बहुत बड़ी वेबसाइट होती है उसमें मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड हो जाता है। अब उसको फाइंड करना, उसको ठीक करना, उसको डीबग करना, उसमें टाइम लगता है, डेज लग जाते हैं। तो हम इस तरह की अप्रोच बनाना चाहते हैं कि अगर इस तरह से कोड को लिखें कि जितना भी डिफ़िकल्ट कोई बग आ गया तो मैं उसको वेरी लेस टाइम में फाइंड करूं, क्योंकि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आप उस टाइम में एक नई वेबसाइट बना सकते हैं जो टाइम आप किसी चीज़ को डिबग करने में लगा रहे हैं। तो इसलिए ज़्यादा कंपनीज फोकस करती हैं कि हमें इस तरह की अप्रोच में काम करना है जिससे हम जल्दी चीज़ों को फाइंड कर सकें जो ख़राब हो जाती हैं। सही है। और एक दूसरी चीज़, कंपोनेंट बनाने का एक और फ़ायदा भी है कि हम चीज़ों को चेंज बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लाइक सपोज अगर मैंने वेबसाइट में इस चीज़ का कंपोनेंट बना दिया है, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही, सिर्फ ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही नैप बार, अब क्या मैं पूरी वेबसाइट के कोड को छेड़खानी करूं? या वर्सेस अगर मेरे पास स्नैप बार का कंपोनेंट हो तो मुझे बस उसको छेड़ना है, मेरी सारी वेबसाइट में नया चीज़ आ जाएगी, लॉन्च हो जाएगी। सही है। फिर रीयूजबिलिटी, अगर आप देखें मैं किसी भी पेज पे जा रहा हूँ तो नैप बार इज़ आलमोस्ट सेम,
ऐसे ही है ना, किसी भी मैं पेज में जा रहा हूँ तो नैप बार क्या है, सेम है। तो इसका मतलब है कि इसको हमने मल्टीपल पेजेस में रीयूज़ किया हुआ है। हमने एक ही कंपोनेंट बनाते, अगर हम कंपोनेंट ना बनाते तो हमें हर पेज में HTML को डिफरेंट करना पड़ता। अगर हम हर पेज में HTML को डिफरेंट लिखते हैं तो हमें लास्ट टाइम देखा था कि 5 टाइम जगहों पे हमें चेंज करना पड़ रहा था। ऐसे ही है, तो हम बेटर प्रैक्टिस ये अपनाते हैं कि हम हर चीज़ का कंपोनेंट बनाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इज़ एवरीथिंग अ कंपोनेंट वेबसाइट में, तो इसका आंसर होता है येस और नो ऑन बेसिस ऑफ द वेबसाइट। कि अगर आप, ये डिवाइड एंड कंकर है, आप इसको जितना डिवाइड करना चाहें ये आप पे डिपेंड करता है। लाइक अगर मैं सोचूं कि कंपोनेंट क्या हो सकता है वेबसाइट में, मैं इस बटन को भी एक कंपोनेंट बोलूँगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये यहाँ पे भी लगा हुआ है, इट्स लाइक लिटिल बिट सेम। और अगर हम इसी बटन को एक कंपोनेंट बोलें तो ये देखिए कितनी जगह पे लगा हुआ है। अगर इस बटन को हम एक कंपोनेंट बनाएंगे तो ये रीयूजेबल हो जाएगा, रेदर देन कि मैं इसको रिक्रिएट करूँ ऑन एवरी पेज। अच्छा, उसके बाद अच्छा, ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि एक वेबसाइट में कितने कंपोनेंट होने चाहिए। इट्स डिपेंड्स ऑन योर सिनेरियोज, इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रॉब्लम्स कि आप क्या चीज़ फिक्स कर रहे हो। लेकिन जो मुझे अंडरस्टैंडिंग है कि कितने कंपोनेंट होने चाहिए, मैं उसको ऐसे डिफाइन करता हूँ कि हर वो चीज़ जो रीयूजेबल हो रही है अक्रॉस दी पेजेस और विद इन दी पेजेस। 2 वर्ड बोल रहा हूँ, अक्रॉस दी पेजेस और विद इन दी पेजेस। मतलब क्या है? एक ऐसी चीज़ जो सारे पेजेस में रिपीट हो रही है उसका भी कंपोनेंट बनाएं, और एक ऐसी चीज़ जो सारे पेजेस में तो नहीं रिपीट हो रही लेकिन एक ही पेज में भी मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही है, तो उसका भी एक कंपोनेंट बनाएं। हर वो चीज़ जो रीयूजेबल हो रही है, हर वो चीज़ जो रिपीट हो रही है, उसका एक कंपोनेंट होना चाहिए, उस HTML का एक कंपोनेंट होना चाहिए। अभी तक हमने देखा था जब हमने अपनी वेबसाइट को शिफ्ट किया, वो जो HTML CSS वाली वेबसाइट थी, उसमें हमने कंपोनेंट पे कोई बात नहीं की। हमने उसको डिवाइड किया पेजेस पे कि पेजेस होंगे, और पेजेस के बाद हमने उसका कोड कॉपी पेस्ट कर दिया। ऐसे किया ना। अब उसमें आप लोगों ने देखा कि बटन लगे हुए थे मल्टीपल पेजेस में, और उसके बटन की HTML भी 5 टाइम कॉपी पेस्ट की हर पेज में, क्योंकि हर पेज में बटन लगा हुआ था। अब अगर मैं चाहता हूँ उस बटन का स्टाइल, जैसे लाइक इस बटन का स्टाइल जो है वो बैकग्राउंड कलर शायद ऑरेंज समथिंग ऐसे है, इसको मैं बदल के कोई डिफरेंट कलर करना चाहता हूँ, मे बी ग्रीन करना चाहता हूँ। अब अगर ये HTML 10 प्लेसेस पे लगी हुई है तो मुझे कितनी प्लेसेस पे जाके CSS बदलनी पड़ेगी? 10 प्लेसेस पे। और अगर इसका एक कंपोनेंट हो तो मुझे कितनी प्लेसेस पे बदलना है? एक प्लेस पे। बात समझ आ रही है? तो इसलिए हर वो चीज़ जो विद इन दी पेज रिपीट होगी या अक्रॉस दी पेजेस, यानी कि ऐसी चीज़ें भी आपको नज़र आएंगी जो अक्रॉस दी पेजेस हैं। लाइक हम ढूंढते हैं ऐसी चीज़ें, जैसे लाइक इस वेबसाइट को अगर हम एग्जांपल लेते हैं, उस चीज़ का कंपोनेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है जो सिर्फ एक ही दफ़ा यूज़ हुई है। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि अगर हम उसका कंपोनेंट बना लें तो फिर भी अच्छा है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं कि ना बनाएं, लेकिन ना भी बनाए तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो एक ही जगह पे है तो इट्स मीन वो ऑलरेडी एक कंपोनेंट है, क्योंकि वो मल्टीपल जगहों पे तो यूज़ ही नहीं हो रही। तो हमने उस चीज़ का कंपोनेंट बनाना है जो मल्टीपल जगहों पे यूज़ होता है। लाइक अगर हम जो अक्रॉस द पेजेस वाली चीज़ें देखें कि वो डिवाइड हो रही हैं, अगर हम अच्छा मेन पेज का थोड़ा लेआउट चेंज है, लेकिन ये नैप बार अगर हम देखें ना तो इट्स ऑलमोस्ट सेम इन एवरी पेज। तो इसका मतलब है कि ये इसका तो कंपोनेंट बनना चाहिए, क्योंकि ये मल्टीपल पेजेस में सेम HTML है, तो इसका कंपोनेंट बनना चाहिए, ये कंपोनेंट बन जाएगा। अब ये जो बटन है अगर आप देखें तो ये भी इटसेल्फ हर एक मल्टीपल जगहों पे सेम लगा हुआ है। अगर आप इसका फैक्ट देखें और इसका फैक्ट देखें, इट्स प्रीटी मच सेम, लिटिल बिट चेंज लेकिन प्रीटी मच सेम। तो अगर आपकी सिमिलरिटी 50-60% भी आ रही है तो वी विल मेक दैट कंपोनेंट। सही है? तो हमने एक बटन बना लिया, उसका कंपोनेंट बना लिया। अब जैसे ये वाला कंपोनेंट है, ये बटन है, अगर आप देखें तो ये वाला बटन भी प्रीटी मच सेम, CSS ऑलमोस्ट सेम, और उसका बस पोजीशन डिफरेंट है, लेकिन कंपोनेंट की जो स्टाइलिंग है, जो चीज़ें हैं वो सेम है। तो हम इसका भी कंपोनेंट बनाएंगे। और अगर आप हर पेज पे जाएं और फुटर को देखें तो फुटर इज़ आल्सो सेम,
तो इसका मतलब है कि फुटर का भी कंपोनेंट बनना चाहिए। फिर विद इन द पेज, लाइक अगर आप इस पेज में देखें तो ये और इस वाले कार्ड में और इस वाले कार्ड में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है? नहीं। जिस टेक्स्ट की चेंजेस को आपने फोकस नहीं करना, पर मोस्टली जो चीज़ें हैं, जैसे लाइक इसमें भी एक पिक्चर आ रही है, इसमें भी एक टाइटल आ रहा है, एक डिस्क्रिप्शन आ रही है, तो ऑलमोस्ट एवरी जो ब्लॉग है वो सेम ही एक्सपेक्ट का नज़र आ रहा है, सेम ही चीज़ें उसमें नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा कंपोनेंट होगा जो विद इन द पेज होगा। हो सकता है कि ऐसा स्टाइल आपको किसी दूसरे पेज में नज़र ना आए। दूसरे पेजेस में भी ऐसी चीज़ें हैं, लाइक ये एक कार्ड है, लेकिन ये वाला कार्ड इससे थोड़ा डिफरेंट कार्ड है, ऐसे ही है ना, स्टाइल बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। तो ये वाला कंपोनेंट हम उस जगह पे यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ये कंपोनेंट हम विद इन द पेज देखें मल्टीपल टाइम यूज़ कर पा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें जो विद इन द पेज हों या अक्रॉस द पेजेस हों, हमें उसका हमें एक कंपोनेंट बनाना है, सही है। और कंपोनेंट बना के उसको मल्टीपल, कंपोनेंट की खूबसूरती ये है कि कंपोनेंट को हम मल्टीपल पेजेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कंपोनेंट को हम एक ही पेज में भी बार बार कॉल कर सकते हैं। कंपोनेंट बनाने का फ़ायदा ही है, सही है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि कंपोनेंट्स बनाने कैसे हैं, सही है। अभी ये सबको क्लियर है कि कंपोनेंट क्यों बनाने चाहिए और उसका क्या फ़ायदा है, क्या एडवांटेजेस हैं। अब कंपोनेंट बना के देखते हैं कि ये Next.js में कंपोनेंट हम बनाते कैसे हैं, सही है। अच्छा, अब कंपोनेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ऐप के फोल्डर में आएंगे, एक फोल्डर बनाएंगे डेट इज़ कॉल्ड कंपोनेंट्स। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे हमें करना है, इट्स अप टू यू, आप कोई भी नाम रख सकते हो, लेकिन क्योंकि मैं कंपोनेंट्स बनाना चाह रहा हूँ तो मैं ऑलवेज उसका नाम रखता हूँ कंपोनेंट्स, सही है। और ये ऐप के फोल्डर के बाहर भी हो सकता है और ऐप के फोल्डर के अंदर भी हो सकता है, तो मैं यूज्ड हूँ ऐप के फोल्डर के अंदर बना दूँ मैं इसको। अच्छा, अब अगर मैं इस ऐप के फोल्डर के अंदर, आपको पता है कि हर चीज़ का राउट बन जाता है ऑटोमेटिकली, लेकिन राउट की भी हमने डेफिनेशन देखी थी, किन किन का बनेगा, किन का बनेगा, जिन फोल्डर के अंदर क्या चीज़ होगी, page.tsx और route.ts। तो इसका मतलब है कि कंपोनेंट के, मैं क्या हम कंपोनेंट के पेजेस बनाना चाह रहे हैं? नहीं। अच्छा, वेबसाइट को जब भी बनाना है, मैंने बोला उसमें दो चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले वेबसाइट में कितने पेजेस होंगे वो हमने डिवाइड कर लेने, 5 होंगे, 6 होंगे, कितने पेजेस, ये कंपोनेंट उन पेजेस में इस्तेमाल होंगे। बात समझ रहे हो? मतलब पहले पेजेस आ रहे हैं, मैंने डिफरेंट पेजेस बना लिए वेबसाइट के, मतलब वेब पेजेस भी डिवीजन कर रहा है, लेकिन डिवीजन वो ब्रॉडर लेवल पे है, बड़े लेवल पे डिवीजन कर रहा है, सही है। जो कंपोनेंट हैं वो उन पेजेस के अंदर या तो एक पेज में रीयूजेबल हो रही हैं चीज़ें या मल्टीपल पेजेस में रीयूजेबल हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि पहले हमारे पास पेजेस बनेंगे, उन पेजेस के अंदर कंपोनेंट बनेंगे, जो एक कंपोनेंट भी बार बार इस्तेमाल हो सकते हैं, और सॉरी एक पेज में भी बार बार वो कंपोनेंट इस्तेमाल हो सकता है, या मल्टीपल पेजेस में भी वो कंपोनेंट बार बार इस्तेमाल हो सकता है। इसमें मतलब ये क्लैरिटी समझ में आई ना। इधर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम पेज बनाएं या कंपोनेंट बनाएं, तो दोनों चीज़ें बनानी है, पहले पेजेस ही बनाने हैं। पेजेस ब्राउडर लेवल डिवीजन है, वेबसाइट को बड़े लेवल पे 3-4 हिस्सों में बदल दिया। जो कंपोनेंट हैं वो एक पेज के अंदर रीयूजेबिलिटी को कंट्रोल करते हैं, ताकि हम मल्टीपल चीज़ें एक पेज के अंदर इस्तेमाल कर सकें और यूज़ कर सकें। सबको समझ आ गई कि हम कंपोनेंट क्यों बना रहे हैं? तो इसका मतलब कंपोनेंट के फोल्डर में कभी भी route.ts या page.ts नहीं बनाएंगे, उससे क्या होगा, पेज राउट बन जाएगा। तो राउट हमें एक्चुअली नहीं बनाना, कंपोनेंट्स राउट नहीं होते हैं, पेजेस राउट होते हैं। तो हमें कंपोनेंट तो छोटे हिस्से होते हैं ना, मतलब एक बटन है, कोई बटन का कोई पेज होता है नहीं, बटन तो इटसेल्फ एक छोटी सी चीज़ है जिसने किसी पेज में लगना है, सही है। तो वेबसाइट को हम कैसे डिवाइड करेंगे, अगर हम टीएल ड्रॉ में देखें तो हम किस तरह करेंगे, लाइक ये एक वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट मैंने बना दी, ठीक है। उसके अंदर ये मल्टीपल पेजेस हैं, लाइक 3 पेज हम अगर कोशिश करके बना लें तो सही है। तो ये एक्चुअल में हमारी वेबसाइट है, सही है, और ये इसका पेज नंबर
1 है, ये पेज नंबर 2 है और ये पेज नंबर 3 है। अच्छा, जो कंपोनेंट है वो इन पेजेस के अंदर आएंगे यहाँ पे, सही है। वो एक कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट भी हो सकता है, एक कंपोनेंट के साथ कंपोनेंट भी हो सकता है, इसमें में भी 3 कंपोनेंट आ जाएं। वो रीयूजेबल कंपोनेंट भी हो सकते हैं, ऐसे। तो अब इसमें मैंने क्या किया कि एक बड़ा कंपोनेंट बनाया, वो थोड़ा बड़ा था बाकियों की निस्बत, और उसके अंदर मैंने एक और छोटा कंपोनेंट बना दिया। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट बना लेना। तो ये जो मैंने डिब्बे बनाए हैं दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट्स, और ये पेजेस हैं। तो पेजेस अगर आप देखें वेबसाइट की ब्राउडर लेवल डिवीजन है, बड़े लेवल पे डिवीजन कर दी, और कंपोनेंट उन पेजेस की छोटे लेवल पे डिवीजन है। यानी कि हम बड़े लेवल पे पेजेस को डिवाइड कर लिए, दैट इज गुड स्ट्रेटजी। लेकिन वो क्यों किया? ताकि हम हर पेज पे डिफरेंट कंटेंट दिखाना चाहते हैं। अब उस पेज के अंदर भी बहुत सारी यूआई है जो रीयूजेबल हो रही है, जो इस तरह की चीज़ें, उनके लिए हमें छोटे कंपोनेंट बनाने हैं। और फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, जिस तरह पेज 3 में देखा कि एक कंपोनेंट के अंदर हम एक कंपोनेंट और उसके अंदर भी एक कंपोनेंट कॉल कर सकते हैं। तो इसका कोई वो नहीं है, लाइक इसके अंदर भी अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। तो एक ये ये एक कंपोनेंट है, उसके अंदर एक छोटा कंपोनेंट है, उसके अंदर एक और छोटा कंपोनेंट है। मे बी ये कोई कार्ड कंपोनेंट है, उसके अंदर कोई ये बटन कंपोनेंट है सबसे छोटा है, ये मे बी इमेज कंपोनेंट है। बस समझ आ गई आपको? तो हमने इस तरह से अपनी एप्लीकेशन को डिवाइड करना है, सही है। तो लेकिन अगर आप देखें तो ये कंपोनेंट के पेजेस नहीं बनेंगे, कंपोनेंट छोटी चीज़ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कंपोनेंट में कभी भी route.ts या page.ts की फाइलें नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि वो राउट्स बनाते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इसमें कंपोनेंट बनाना है। तो कंपोनेंट बनाने के लिए स्ट्रेटजी ये है जो मैं अपना अप्लाई करता हूँ, वो ये है कि हमने कंपोनेंट बनाने के लिए हम हर कंपोनेंट का ना एक फ़ोल्डर बनाएंगे, ताकि वो एक सेपरेटली एक फ़ोल्डर एक कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो आसानी होती है अंडरस्टैंड करना, मैनेज करना चीज़ें। लाइक हम एक कंपोनेंट बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड बटन कंपोनेंट, तो मैं इसका बटन नाम रख देता हूँ फ़ोल्डर का, सही है। हम एक कंपोनेंट का बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड मे बी कार्ड कंपोनेंट या मे बी नैवबार कंपोनेंट। हम एक कंपोनेंट बनाते हैं, तो जितने कंपोनेंट उतने फोल्डर बनाते जाएंगे। एक्चुअली हम कार्ड कंपोनेंट बनाएंगे तो ऐसे, ठीक है। अभी मैंने एक कंपोनेंट का ब्राउज़र लेवल पे ऐप के अंदर एक कंपोनेंट का फोल्डर बनाया, उस कंपोनेंट्स के अंदर मैंने 3 कंपोनेंट के फोल्डर बना दिए, बटन, कार्ड और नैवबार, सही है। अब उस बटन का के अंदर हमें जब तक फाइल नहीं बनाएंगे तो कोई काम तो करेंगे नहीं ना, फाइल बनानी है। तो फाइल बनाने के लिए कभी भी हम page.tsx का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्या बन जाएगा, राउट बन जाएगा। तो हम जब page.tsx का फार्मूला नहीं रखेंगे तो इसका मतलब है कि अब कंपोनेंट बनाने के लिए जो फाइल का नाम है ना, उसमें हम आज़ाद हैं, Next.js से आज़ाद हैं। देखो, कंपोनेंट मैं खुद बना रहा हूँ, उसका जो मर्जी फाइल का नाम रखना है वो मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो मैंने ही अपने पेजेस में इस्तेमाल करनी है। तो मैं जो फाइल का नाम रखूँगा उस फाइल से इंपोर्ट कर लूँगा उसको, तो वो कोई इतना चैलेंज नहीं है। तो नॉर्मली स्टैंडर्ड हम क्या फॉलो करते हैं कि हम कंपोनेंट की जो फाइल का नाम है वो कंपोनेंट के नाम के ऊपर रखते हैं। तो नॉर्मली हम उसको पास्कल केस में रखते हैं, तो कंपोनेंट एक जो है उसका स्टैंडर्ड है कि उसके अंदर जो फंक्शन होता है उसका भी नाम बड़ा होता है। इसको हम नेमिंग कंसिस्टेंसी भी बोलते हैं, मैं भी समझाता हूँ वो क्या है। तो हम बटन, चूँकि कंपोनेंट बना रहे हैं तो इसकी नाम का फाइल का नाम भी button.tsx रख देंगे। क्या बात समझ में आई? कि हमने फोल्डर बनाया कंपोनेंट के नाम से, उसके अंदर फाइल का नाम भी कंपोनेंट का नाम। अब ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि आप ऐसा करेंगे, लेकिन चूंकि लोग सब ऐसे करते हैं और सब लोग इस तरह इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, मतलब ये कोई Next.js से हमें कंस्ट्रेंट नहीं है कि आपने ऐसा करना है। ये जितना भी कंपोनेंट का फोल्डर बनाने से लेके अंदर तक का प्रोसेस है, इसमें Next.js का कोई लेना देना नहीं है। ये कंपोनेंट का कंसेप्ट सिर्फ हमारी इंजीनियरिंग है, जो हमने डिसाइड किया है कि हम कोड को कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग में करेंगे। अब Next.js का कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग से कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहे हैं आप मोनोलिथिक सारे पेजेस में कोड कर लो जो आप लोगों ने किया है, उसने कोई आपको मना किया है कि कंपोनेंट बना के ही कोड करो?
कोई मना नहीं किया। तो इसका मतलब कंपोनेंट के अंदर जो चीज़ें आएंगी इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको मैं कैसे टैकल करता हूँ। इसका नेक्स्ट जेएस से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अब नाम का स्टैंडर्ड हमने बना लिया कि जब भी कंपोनेंट बनाएंगे कंपोनेंट के फोल्डर में बनाएंगे, कंपोनेंट के नाम से ही फोल्डर का नाम रख देंगे, अंदर वाली फाइल को भी उसी का नाम रख देंगे। सही है। अच्छा, अब इट्स अप टू यू कि आपने नेमिंग कन्वेंशन क्या फॉलो करनी है, लेकिन मोस्टली कैमल केस यूज़ होती है फोल्डर के लिए और फाइल के लिए पास्कल केस में चले जाते हैं ताकि थोड़ा डिफरेंस उसका मेंटेन हो सके। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम चले जाएंगे तो इवन अगर आप छोटा भी इसको करना चाहते हो button.tsx दैट्स गुड टू गो, उसका कोई मेन इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब जब हम यहाँ पे चले गए इस कंपोनेंट के अंदर, तो इस कंपोनेंट के अंदर हमें अब कोड करना है। क्या करना है? कोड करना है। अब वो कोड हम क्या कर रहे होंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सही है। कंपोनेंट बनाएंगे कैसे? मैंने आपको जिस दिन पेज पढ़ाया था ना, मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाया था कि एक्चुअली जो पेज में हमें फंक्शन लिखा है उस फंक्शन को ही कंपोनेंट बोलते हैं। और वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर TSX हम रिटर्न करते हैं। मतलब क्या है? हम HTML CSS को कंपोनेंट से रिटर्न करते हैं। हमें एक्चुअली टाइपस्क्रिप्ट का एक फंक्शन लिखना है जो HTML को रिटर्न करेगा, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट। और ये चीज़ पॉसिबल क्यों है? मतलब नॉर्मली देखें टाइपस्क्रिप्ट के फंक्शन से टाइपस्क्रिप्ट को रिटर्न किया जा सकता है ना। उस फंक्शन में से मैं कोई ऐसी चीज़ तो रिटर्न नहीं कर सकता कि जो टाइपस्क्रिप्ट ना हो। लेकिन चूंकि टाइपस्क्रिप्ट में के अंदर के फंक्शन में से HTML को रिटर्न करूंगा तो यहाँ पे रिएक्ट इन्वॉल्व होता है। इस चीज़ को पार्स कौन करता है? इस चीज़ को ब्राउज़र को या लैंग्वेज को कौन समझाता है कि ये चीज़ जो ये फंक्शन है ये एक कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट में आपने HTML को लैदा करना है, बाकी चीज़ों को लैदा करना है। ये जॉब रिएक्ट जेएस, बेबल और वेबपैक करता है। कंपाइलर जो हैं, जो रिएक्ट ने सारा कोड लिखा है, वो इसको टैकल करते हैं। लेकिन हमें कंपोनेंट बनाने के लिए सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है, वी हैव टू क्रिएट फंक्शन। हमने फंक्शन को क्रिएट कर लिया, अब फंक्शन का कोई ना कोई नाम रखेंगे, तो वी ऑलवेज गो विद दी फाइल नेम, और जो हमने फोल्डर का नाम रखा है हम उसी के नाम से जाएंगे, दैट इज कॉल्ड बटन। सही है। एक फंक्शन जो है वो पैरामीटर ले सकता है, लेकिन अभी के लिए हमने कोई पैरामीटर पास नहीं करना। अच्छा, नॉर्मली अगर हम इस फंक्शन को बनाएं टाइपस्क्रिप्ट का फंक्शन, तो हम यहाँ से कोई अरे रिटर्न कर देंगे, कोई ऐसी चीज़ रिटर्न कर देंगे। बट इन द केस कि अगर हमें इसको एक्चुअल कंपोनेंट बनाना है जो कि TSX रिटर्न करे, तो फिर हमें यहाँ से क्या रिटर्न करनी है? HTML रिटर्न करनी है। तो मे बी मैं यहाँ पे div लगा दूंगा। सॉरी, div क्यों लगाएंगे? हम सीधा HTML का जो बटन का टैग है वही लगा देंगे, और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ मे बी सबमिट। तो ये एक बटन का कंपोनेंट बन चुके हैं। ये क्या बन गया है? बटन का कंपोनेंट बन गया है। अब इस कंपोनेंट को, ये समझ आ रही है? ये एक्चुअली एक फंक्शन है, उसमें से सिर्फ हमने फ़र्क क्या डाला है? हम रिटर्न में HTML लिख रहे हैं, डेट्स इट। उसके अलावा तो सारी चीज़ें सेम ही हैं जिस तरह फंक्शन की होती हैं, वही सारी पैरामीटर भी हैं, फंक्शन का नाम भी है, कर्ली ब्रेसेस भी है, रिटर्न कीवर्ड भी लग रहा है। लेकिन बस बीच में जो कि हम HTML रिटर्न कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दैट कंपोनेंट, नेदर फंक्शन। सही है। इतनी बात किसी को कोई कन्फ्यूजन हो यहाँ तक कि हमने ये क्या चीज़ की है? सब ओके। अब इस कंपोनेंट को बनाने की रीज़न क्या है? इसको यूज करना है। और कंपोनेंट को कहां पे यूज किया जाता है? कहां पे यूज किया जाता है? पेजेस में। ये देखो ना, ये कंपोनेंट है छोटे छोटे, तो कंपोनेंट को कहां पे यूज किया? पेजेस में। या कंपोनेंट को पेजेस में यूज किया जाता है, या एक कंपोनेंट को किसी दूसरे कंपोनेंट भी यूज कर ले। लेकिन लेट्स सपोज मैंने ये एक कंपोनेंट के अंदर दूसरे कंपोनेंट को यूज़ किया या तीसरे कंपोनेंट को यूज़ किया, लेकिन इस बड़े कंपोनेंट को अगर किसी पेज में यूज़ नहीं किया, तो वो जितना कोड किया है उसका कोई फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उन तीनों चीज़ों को मैंने कहीं यूज़ ही नहीं किया। तो लॉजिकली कोई भी कंपोनेंट को अगर हमें कॉल करना है, उसको हमें कहाँ पर लेके जाना है? पेज में कॉल करना है। अच्छा, अब मुझे, और पेज हम कहाँ पर बनाते हैं? ऐप की डायरेक्टरी में बनाते हैं। अभी ऐप की डायरेक्टरी में कोई ऑलरेडी पेज बना हुआ है?
होम पेज बना हुआ है ना, कहाँ कौन सी फाइल है उसकी, ये। अब लॉजिकली मुझे उस कंपोनेंट में किसी भी पेज में, देखो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मुझे सिर्फ होम पेज में कंपोनेंट इस्तेमाल करना है, आई कैन यूज एवरीवेयर, जिधर मुझे यूज करना है मैं उधर इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन चूंकि हमारे पास अभी वेबसाइट में एक ही पेज है, दैट इज कॉल्ड होम पेज /route, उसके अंदर हमें इसको इस्तेमाल करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पेज में उस कंपोनेंट को इस्तेमाल करने के लिए पहली रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे मैं यूज करूं, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी चीज को एक फाइल से दूसरी फाइल में यूज करना, ये कंसेप्ट हम टाइपस्क्रिप्ट में सीख चुके हैं कि जब भी हमें एक फाइल से दूसरी फाइल में किसी चीज का इस्तेमाल करना होता है तो उस फाइल में पहले उस चीज को क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट सिंपल कर लें या डिफॉल्ट कर लें, सब टू यू। तो हम क्या कर लेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बटन, मैंने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया। अच्छा, अब मैंने यहां पे उसको यूज करना है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अब यहां रूट पे भी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लगा सकते हैं या सेपरेटली नीचे भी लगा सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है, इसमें आपने किस स्ट्रेटजी में जाना है। अच्छा, अब ये मुझे उस कंपोनेंट को इसमें यूज करना है तो मुझे क्या करना है, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट क्या चीज़ इंपोर्ट करनी है, अब डिफॉल्ट इंपोर्ट करना है या सिंपल वाला इंपोर्ट करना है, तो कर्ली ब्रेसेस लगानी है या नहीं, नहीं लगानी, नाम कुछ भी रख सकता हूँ लेकिन स्टिल हम क्या रखेंगे, बटन रखेंगे, ठीक है। फ्रॉम किस फाइल से इंपोर्ट करना है, कंपोनेंट्स, तो हम बोलेंगे डॉट मतलब करंट फोल्डर /कंपोनेंट्स /बटन .tsx। तो अगर मैं इस पे जाऊंगा तो एक्चुअली मैं देखो इस फंक्शन के पास आ रहा हूँ, इस मीन कि हमारा इंपोर्ट ठीक हुआ है। आप कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे ना तो उस बटन पे जा रहे हैं, तो इट्स मीन कि आपका इंपोर्ट ठीक हुआ है। अच्छा, अब ये मेरे पास एक बटन आ गया है, का कंपोनेंट आ गया, सही है। इसको मैं यूज करना, अभी तक मैंने यूज करने का कोई तरीका नहीं बताया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कंसेप्ट सीख लिया, कंपोनेंट को ले आए, अब इसको यूज कैसे करना है पेज में। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपने ही डिसाइड करना है इसको पेज की किस जगह पे लगाना है। आप देखो ये कंपोनेंट है, ये नीचे आ रहा है, इससे ऊपर कोई और कंपोनेंट आ रहा है, हो सकता है कि यहाँ पे कोई उसकी अपनी HTML लिखी हो, बात समझ आ रही है, यहाँ पे हो सकता है कि एंड पे इसकी कोई अपनी HTML हो सकता है यहाँ पे जो मैंने सिंपल लाइन लगाई है इसका मतलब है यहाँ पेज ने अपनी कोई HTML लिखी हुई है। अब कंपोनेंट को HTML में कहाँ पे लगाना है ये हमारा काम है, मतलब ये मतलब लॉजिकली मैं पेज को देखते हुए अपनी UI को देखते हुए मैं उस हिसाब से डिसीजन लूंगा कि इसको किस पोजीशन पे प्लेस करना है। तो कंपोनेंट का ये काम नहीं है कि इसकी पोजीशन को बताओ मुझे, कंपोनेंट की जॉब है कि उसको जिधर मर्जी लगा दो, मतलब इसको आपने टॉप पे लगाना है, इसको एंड पे लगाना है, शुरू में लगाना है, इट्स योर जॉब, पेज में जिधर मर्जी लग सकता है, सही है। तो वो हम डिसाइड कर लेंगे कि पेज को हमने पेज में कहाँ पे लगाना है उसको। अच्छा, अब लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि ये जो होम पेज वाला हेडिंग H2 इसके नीचे में अपना कंपोनेंट लगा दूँ। वो हम कैसे लगाएंगे, जिस तरह हम टैग बनाते हैं ना ऐसे हम टैग बनाएंगे, कैसे, बटन, जिस तरह लेस देन HTML का टैग कैसे लगता है, लेस देन ब्रैकेट ग्रेटर देन ब्रैकेट, ऐसे लगता है। और सेल्फ क्लोजिंग टैग में उसी ब्रैकेट के आगे क्या आती है, /। तो हम सेल्फ क्लोजिंग टैग बनाएंगे, सही है। और उस टैग का जो नाम है वो हम अपने कंपोनेंट के नाम पे रखेंगे जो हमने इंपोर्ट किया है। तो ये मैंने इंपोर्ट किया है, इसको मैं कॉपी पेस्ट करके इधर लगा देता हूं, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट कॉलिंग। अब मैं इसको सेव करके जब पेज पे जाऊंगा आप लोग देखेंगे सबमिट लिखा हुआ आ रहा है। हालांकि सबमिट का टैग मैंने इधर यूज नहीं किया, इसको मैं अगर कमेंट करता हूं तो नहीं लिखा आ रहा, तो इसका लॉजिकली ये कंपोनेंट मेरा बटन यहां पे चल रहा है। क्या समझ में आई बात, कि एक HTML थी जो हमने किसी कंपोनेंट में लिखी, उसको इंपोर्ट करके यूज कर लिया, वो जिस जगह पे लिखी है उसकी जो भी डायरेक्शन है वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहते हो, सही है। कोई कन्फ्यूजन किसी को यहां तक कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कन्फ्यूजन, कोई डिसीजन लेना हो,
आल ओके। अब आप लोग मुझे साथ साथ करवाएंगे, हम एक कार्ड कंपोनेंट बनाना चाहते हैं, तो मैं क्या करूं, कार्ड डाट TSX, फिर क्या करूं, हाँ जी, इट्स अप टू यू। नॉर्मली स्टैंडर्ड ये है कि जो बटन कंपोनेंट का नाम नॉर्मली हम कैपिटल से रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि हमें डिसीजन लेने में आसानी होती है। लेट्स सपोज हम टाइपस्क्रिप्ट में 100 फंक्शन बना रहे हैं, 50 कंपोनेंट हैं, 50 दूसरे फंक्शन हैं। हम ब्राउडर लेवल पे डिवीजन चाहते हैं कि यार जिनके नाम सी मतलब पास्कल केसेस में है, पहला लेटर बड़ा है, दैट इज कॉल्ड मीन वो कंपोनेंट्स हैं, वो सिंपल फंक्शन है नहीं है। अगर छोटा है तो इट्स मीन कि वो नॉर्मल फंक्शन है टाइपस्क्रिप्ट का। तो इसलिए हम उसका जो कंपोनेंट का नाम है वो बड़े लेटर से शुरू करते हैं, सही है। अब उसकी वजह से हम फाइल का नाम भी बड़े लेटर से शुरू करते हैं, सही है, ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे, एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। लेकिन ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप छोटे से भी बना सकते हैं, बड़े से भी। मुझे अब ये वाला स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि सारी चीज़ें छोटी हैं, बस कंपोनेंट का नाम बड़ा रखते हैं, दैट्स गुड टू गो, इतना इशू नहीं है। अच्छा, फंक्शन, अब हमें अब कंपोनेंट बनाना है, अब आप लोगों ने बनाना है। टाइपस्क्रिप्ट का सबसे पहले फंक्शन लिखना है, फंक्शन का कीवर्ड आ गया, फिर उसका नाम आ गया। सी बड़ा रखूंगा, मैंने बताया क्यों रखूंगा, ताकि डिफरेंस समझ में आएगा ये कंपोनेंट है या टाइपस्क्रिप्ट का सिंपल फंक्शन है। फिर आगे ब्रैकेट्स आ जाएंगी, चूंकि अभी कोई पैरामीटर्स नहीं है तो इसलिए मैं नहीं डाल रहा। और अच्छा, अभी एक और भी इधर आएगा, अगला कंसेप्ट जो हमने सीखना है वो यही सीखना है। अब ये जो छोटी ब्रैकेट्स है ना, इसको हम पैरामीटर भी नहीं बोलेंगे, इसके लिए ना एक स्पेसिफिक डिफरेंट नेम है। वो क्यों? क्योंकि देखो टाइपस्क्रिप्ट के ये टाइपस्क्रिप्ट का फंक्शन है या नहीं, अभी तक तो है, क्योंकि अभी तक हमने कुछ लिखा ही नहीं। अब यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया, मे बी यहाँ से मैंने रेड रिटर्न कर दी, इट मीन्स कि ये टाइपस्क्रिप्ट का फंक्शन ही है, सही है। तो अभी जो इसके पैरेंथेसिस हैं, इसके अंदर जो रिसीव चीज़ होगी उसको हम पैरामीटर ही बोलेंगे, बात समझ आ रही है। लेकिन अगर ये एक रिएक्ट का कंपोनेंट बन जाता है तो इसके पैरेंथेसिस में जो रिसीव होगा वो होगा तो पैरामीटर ही, लेकिन उसकी टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएगी, दैट इज नो कॉल्ड प्रॉप्स। बात समझ आ गई? कोई मुश्किल काम नहीं है ना, रिएक्ट का कंपोनेंट है तो इट्स मीन वो प्रॉप रिसीव कर रहा है। अगर वो टाइपस्क्रिप्ट का फंक्शन है तो वो क्या रिसीव कर रहा है? बाकी स्टोरी तो सेम ही है। प्रॉप का मतलब ही क्या है? जहां पे उसको कॉल किया जाता है वहां से जो चीज उसको पास की जाए वो उसको आर्गुमेंट जो पास करते हैं वो एज अ पैरामीटर मुझे फंक्शन के अंदर मिल जाते हैं, उसको मैं यूज करता हूं। समझ आता है ना, पैरामीटर आर्गुमेंट्स। तो उसी सेम सिनेरियो, उसी चीज को हम प्रॉप्स बोलेंगे कंपोनेंट की दुनिया में। अच्छा, अब मैंने रिटर्न लगा दिया, अब मुझे रिटर्न में क्या करना है? कोई यूआई बनानी है। तो अब चूंकि हम CSS के साथ फुली फर्निश यूआई तो नहीं बना रहे, तो कोई सिंपल सी मैं लिख देता हूँ, मे बी मैं यहाँ पे डिव बना देता हूँ, सही है। और उस डिव में मे बी मैं क्या लिखता हूँ, क्या लिखें, कार्ड लिख दें बस, ठीक है, ऐसे कार्ड लिख देते हैं। अच्छा, कार्ड कंपोनेंट चलो लिख देते हैं, ठीक है, ऑल गुड। अच्छा, अब हमें इसका क्या करना है भला? इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, एंड पे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो हम इस दफ़ा स्टार्ट में लिख लेते हैं। और फिर मुझे डिसाइड करना है कि वो कंपोनेंट मुझे कहाँ कॉल करना है। अब चूंकि हमारे पास मल्टीपल पेजेस नहीं है तो हम डिवाइड, या हम मल्टीपल पेजेस बना लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी आए। पहले एक पेज के अंदर ही दूसरा कंपोनेंट कॉल कर लेते हैं ताकि समझ आए, क्योंकि इस पेज में 2 कंपोनेंट थे ना, और ऊपर यहाँ पे कोई HTML थी। तो अगर आप हमारा पेज का अभी सिनेरियो देखें तो ऊपर कोई HTML जो पेज की है, उसके नीचे हमने एक कंपोनेंट कॉल कर दिया, तो एक और कंपोनेंट कॉल कर देते हैं। लेकिन ये बड़े कंपोनेंट के नीचे छोटा था तो हम बटन को छोटा कंपोनेंट कंसिडर करते हैं, इससे ऊपर एक बड़ा कंपोनेंट कॉल कर लेते हैं। और बड़ा कंपोनेंट इट्स मीन कि मैं कार्ड को बोल रहा हूँ, तो मुझे उसको इंपोर्ट करना है। और कॉल कैसे करना है? छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, और उसी को सेल्फ क्लोजिंग बनाना है, और उसके अंदर क्या लिख देना है? कंपोनेंट का नाम। और डेफिनेटली इसको क्या करना पड़ेगा? मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैंने थोड़ा सा, अगर हम देखें तो अभी एक्चुअली बटन नीचे आना चाहिए और कार्ड
देखो ना, HTML के टैग को जिधर लगाओगे वैसा ही होगा ना, तो ये भी तो एक HTML की टैग की तरह ही काम कर रहे हैं। तो बटन का कंपोनेंट नीचे आएगा, कार्ड का कंपोनेंट ऊपर आएगा, और उससे ऊपर क्या आएगी, H2 आएगा। तो अगर हम देखें तो इट शुड बी प्रीटी मच सेम। होम पेज जो H2 लगाया था, फिर कार्ड कंपोनेंट जो डिम में लगाया था, और नीचे उसके बटन कंपोनेंट आ रहा है। तो इट्स का मतलब है ये जो हमने ड्रा किया था, इट्स प्रीटी मच सेम, कि हमने उसको उस तरह से बना लिया है, दो कंपोनेंट इसमें कॉल हो रहे हैं। लेकिन एक डिफरेंस मैंने डाला है, वो ये कि मैंने अब डॉट से नहीं किया, मैंने ऐट द रेट से इंपोर्ट कर लिया। ये ऐट द रेट एक्चुअली एक एलियस है। एलियस मीन कि ये रूट लेवल के फोल्डर तक, देखो अगर बहुत ज़्यादा आगे पीछे पेजेस जा रहे हैं, उनमें से इंपोर्ट करना है, तो हमें डॉट 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 से खेलना पड़ता है, जो कि मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें समटाइम, कि डॉट डॉट कभी आगे लगा रहे हैं, कभी पीछे लगा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐट द रेट फॉरवर्ड स्लैश, हम ऐप फोल्डर से शुरू कर लेते हैं, कि ऐप फोल्डर में ढूंढो, उसमें कंपोनेंट का फोल्डर होगा, और उसके अंदर कोई कार्ड का कंपोनेंट है, और उसमें कोई कार्ड की फाइल है। सही है। और इसको हमने इंपोर्ट करके इधर इस्तेमाल कर लिया, और ये हमारे पास आउटपुट आ रही है। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन कोई? नहीं, अभी देखो काम कैसे करेगा, ये तो आपने खुद से डिफाइन करना है ना। UI क्या होगी, क्या HTML लिखनी है, क्या CSS लिखनी है, ये तो आपने डिफाइन करना है। काम से क्या मुराद आप ले रहे हैं, क्या मतलब, काम का क्या मतलब है? देखो ये यहाँ पे आप इस वेबसाइट पे देखें, अब क्या चीज़, वो कंपोनेंट क्या काम करेगा, यही तो हमने डिज़ाइन करना है। वो कंपोनेंट क्यों बना रहे हैं, इसीलिए कि वो उसमें कोई ना कोई UI होगी, उसका कोई ना कोई टास्क होगा। अब इस कंपोनेंट का काम क्या है, एक ऊपर पिक्चर लगानी है, एक टाइटल लगाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन देनी है, तो वो अपना काम कर रहा है सारी जगह पे। अब ये UI तो हमने डिज़ाइन करनी है ना, कि उसमें अभी तो मैंने एक वर्ड लिख दिया है, तो नॉर्मली एक वर्ड तो नहीं होगा ना, एक पूरा एक कंपोनेंट बनेगा, तो उसको हमें यूज़ करना है एक्चुअली प्रॉपरली। तो वो हमने अभी नहीं किया, तो इसलिए से वो इशू आ रहा है उसको। अगर हम प्रॉपर डिज़ाइन करें कंपोनेंट में भी क्विकली, अगर मैं ChatGPT अगर चल जाता है, उसको बोल देता हूँ कि कार्ड कंपोनेंट विद टेलवेंट CSS बना दे, create a Next.js component with the create a Next.js card component with tailwind CSS that contain heading, description and text. सही है, उसने पूरा सिस्टम बना दिया मुझे। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, उसने थोड़ी लॉजिक्स भी लगा दी हैं जो हमने नहीं पढ़ी, हम उसको इग्नोर करेंगे, हम सिर्फ CSS को उठा लेते हैं जो उसने हमें लिख के दिए, और कार्ड में जाके उस CSS को कर देते हैं रिप्लेस, और यहाँ पे मे बी हेडिंग है, ये है हमारे पास डिस्क्रिप्शन, और इस लॉजिक को मैं ख़त्म करके लॉजिक को मैं उठा दूंगा, और बाकी चीज़ों को मैं इधर प्लेस कर दूंगा। मैं भी टैग ही लिख देता हूँ। CSS क्यों नहीं अप्लाई की इसने,
अच्छा, ग्लोबल में ये इंपोर्ट करना है, ये शायद ऑलरेडी होगा उसमें, और ग्लोबल को शायद हमने डिस्कनेक्ट किया हुआ है मेन लेआउट से, ऐसे ही है ना। और ग्लोबल में ये ऑलरेडी इंपोर्टेड है, बस ग्लोबल को हमने इंपोर्ट करना है यहाँ पे। ग्लोबल्स CSS, सही है। अब ये कार्ड कंपोनेंट हमारे पास बन गया, मतलब जिसमें एक टैग आ रहा है, एक हेडिंग आ रही है और डिस्क्रिप्शन आ रही है। तो डिस्क्रिप्शन को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, मे बी सही है। अब ये 100% विड्थ कंटेन कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि हमने उसको लगाया ही ऐसे डायमीटर में है कि उसके साथ और कोई चीज़ नहीं आ रही। अगर हम इसको 2 टाइम लगाएंगे तो वो उतनी दफ़ा, यानी कि अगर हम इसकी मैनेज करते हैं लेआउट कि ये आमने सामने आए, इसके सामने भी एक और कार्ड आ सकता है, तो ये वैसे नज़र आने लग जाएगा। लेकिन अब मैंने इसको प्री डिफाइंड एक पूरा कार्ड बना के दे दिया कि तुमने इस तरह से नज़र आना है। बात समझ आ रही है आपको? तो इसलिए कि वो कंपोनेंट करेगा क्या, उसमें क्या डिज़ाइन होगा, वो तो हम बनाएंगे ना खुद से, ये लॉजिक। अभी तो हम वो कंपोनेंट बनाना सीख रहे हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं। उसमें HTML CSS क्या होगी, अब कंपोनेंट में डेफिनेटली एक चीज़ तो नहीं होगी ना, उसमें मल्टीपल टैग्स होंगे, चीज़ें होंगी, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। और एक कंपोनेंट में ज़्यादा बार चीज़ें, मतलब एक कंपोनेंट में दूसरा कंपोनेंट क्यों कॉल करना है, लाइक ये टैग का डिज़ाइन है, सही है। अब हमें एक से ज़्यादा टैग बनाने हैं, तो अब उसके में भी कोड का क्या होगा, कॉपी पेस्ट होगा। तो बेटर है कि हम उस कोड को भी क्या बना लें, एक कंपोनेंट बना लें। लाइक कैसे कि अगर मुझे एक से ज़्यादा बनाने हैं टैग, तो मैं इस स्पैन को क्या करूँगा, लाइक ये टैग 1 है, तो मैं इस कोड को एक्चुअली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे ही है ना। टैग 1, टैग 2, टैग 3, टैग 4, और ये देखें ये टैग आ रहे हैं ऐसे, समझ आ गई आपको। लेकिन ये कोड मैंने क्या किया, इसको मल्टीपल फॉर्म में कैसे लेके आया, मैंने इसको रिक्रिएट कर दिया, दोबारा बनाया। लेकिन लॉजिकली हम कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा डेट इज कॉल्ड टैग कंपोनेंट, तो उसका मैं नाम रख दूंगा टैग, सही है। और उसके अंदर मैं फाइल का नाम भी क्या रख दूंगा, टैग डॉट tsx, और उसके अंदर मैं क्या बना दूंगा, एक अदद फंक्शन बना दूंगा, उसका नाम टैग रख दूंगा, और उसको मैं ऐसे रिटर्न करूंगा। और उसकी रिटर्न में क्या चीज़ आएगी, जो चीज़ मैं कार्ड के अंदर बार बार क्रिएट कर रहा था, ये चीज़ कर रहा था ना बार बार, इसको मैं उठा लूँगा और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, सही है। और उस ये जो UI मैंने यहाँ पे पेस्ट की है, अब इसको डेफिनेटली मुझे यहाँ पे यूज़ भी करना है, तो उसके लिए पहले मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टैग। और इसको अब मुझे कार्ड के अंदर बार बार यूज़ करना था, तो जिधर जिधर मैंने ये वाला स्पैन यूज़ किया हुआ है, उतनी जगह में ये सारा कोड जो मैंने डुप्लीकेट किया था उसको ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि डुप्लीकेट तो हम करना नहीं। जब भी डुप्लीकेट कोड होगा तो कंपोनेंट बनाएंगे, जैसे टैग का हमारा सिनेरियो हमारे सामने आया। अब हम वो टैग का कंपोनेंट यहाँ पे कॉल करेंगे, सही है। कितनी दफ़ा करेंगे, जितनी दफ़ा पहले मैंने टैग लगाया था, मे बी 5 टाइम कर देंगे। अब ये एक कंपोनेंट को मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ। हाँ, वो काउंटिंग को चेंज करना है, डेट्स एन अनदर कंसेप्ट। वो कैसे होता है, जब हम एक फंक्शन बनाते हैं तो उस फंक्शन के अंदर, अगर ये आप पहले दिन वाला अगर टाइपस्क्रिप्ट का प्रोग्राम समझो, हमने एक एडिशन का फंक्शन बनाया था, वो 2 ही वैल्यू, फिक्स वैल्यू ही जमा करता था। फिर हमने उन फिक्स वैल्यू को कैसे चेंज किया था, पैरामीटर के साथ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पैरामीटर जैसा कोई कंसेप्ट होगा जिसकी मदद से हम उसको डाटा देके चेंज करेंगे, समझ आ रही है बात। तो इसलिए हम जो है ये कंपोनेंट बना रहे हैं और उसको हम रीयूज़ करेंगे, और उनका चीज़ें चेंज करनी है, दैट इज अनदर कंसेप्ट। अब हमने ये एक मेरा कार्ड का कंपोनेंट था और उसके अंदर मैंने टैग के कंपोनेंट को बार बार रीयूजेबल कर लिया।
अच्छा, अब क्या जिसने टैग का कंपोनेंट बार बार रीयूजेबल हुआ, क्या कार्ड का कंपोनेंट बार बार रीयूजेबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे करेंगे? विद इन दी पेज करना है तो उसी पेज में जाके उसी कार्ड के कंपोनेंट को दोबारा पेस्ट कर देंगे, दोबारा पेस्ट करेंगे तो वो आ जाएगा नीचे। जित नहीं, डाटा का तो मैंने बताया कि जब भी एक फंक्शन को बार बार कॉल किया जाता है तो उसको क्या पास करते हैं हम? डाटा को चेंज करने के लिए क्या पास करते हैं? पैरामीटर्स पास करते हैं ना, आर्गुमेंट पास करते हैं। वो हम इसमें भी करेंगे। वो भी कंसेप्ट सीखा नहीं ना अभी, वो आप उस पर ना सोचो। वो उसको पे देखो ना, वो हम हेडिंग भी एज अ पैरामीटर पास कर देंगे, डिस्क्रिप्शन भी एज अ पैरामीटर पास कर देंगे, ये टैग कौन कौन से होंगे ये भी एज अ पैरामीटर पास कर देंगे। तो फिर क्या चैलेंज रह जाएगा? फिर तो कोई इशू नहीं होगा ना। ऑल गुड। अब ये वाला सिनेरियो कोई समझाएगा कि ये जो हमने काम किया है ये किस तरह से, अगर हम इसको टीएल ड्रा में करेंगे, हमारे कंपोनेंट कहाँ पे कौन किस तरह से चल रहा है? कोई बताएगा मुझे? अगर हम ये वेबसाइट बना लें ऐसे, और उसमें अभी के लिए हमारा क्या है, एक पेज है, उसको हम ऐसे बना लें, फिर उसमें क्या किया हमने? सबसे पहले उसके ऊपर इसी एक पेज के ऊपर एक h2 का टैग, एक div का टैग था और एक h2 का टैग था। एक div का टैग हो गया और एक h2 का टैग। फिर हमने क्या किया? कार्ड कंपोनेंट, एक कार्ड का कंपोनेंट ऐसे कॉल किया, ऐसे नज़र आ रहा है वो। फिर उस कार्ड कंपोनेंट में भी क्या किया हमने? कुछ तो सिंपल HTML लिखी, वो जो कि उस कंपोनेंट का क्या थी, पार्ट थी, ऐसे लिखा ना। कुछ HTML हमने ऐसे लिख दी इसके अंदर, और कुछ उसके अंदर क्या थे, टैग का कंपोनेंट्स थे। तो वो हमने मल्टीपल टैग के कंपोनेंट इस तरह से यूज किए। समझ आ गई बात? अच्छा, इसी चीज का हमने पूरे का पूरे चीज का क्या कर लिया, रेप्लिकेट क्रिएट किया। हाँ, मतलब एक कार्ड के कंपोनेंट के अंदर टैग के कंपोनेंट कॉल, एक ही कंपोनेंट था, उसको 5 दफ़ा कॉल किया, और उसी चीज़ को मैंने रेप्लिकेट कर लिया 2 टाइम, क्योंकि कार्ड को मैंने 2 दफ़ा, अब कार्ड को मैं जितनी दफ़ा चाहूँ कॉल कर सकता हूँ। और ये सारा काम किया एक पेज के अंदर, विद इन द पेज हम ये काम कर रहे हैं। बात समझ आ रही है आपको? अगर हमने यही कार्ड का कंपोनेंट हम अक्रॉस दी पेजेस भी यूज कर सकते हैं। वो कैसे? हम एक और पेज बना लेते हैं। क्या पेज का नाम रखें? मे बी सर्विसेज। तो वो कंपोनेंट के अंदर बनाएंगे या ऐप के अंदर? ऐप के अंदर। क्या नाम रखें उसका? सर्विसेज। और इसका मुझे पेज बनाना है, तो फिर क्या बनाऊं मैं यहाँ पे? services.tsx या page.tsx? page.tsx। फिर क्या बनाऊं? फंक्शन बना दिया, और उसमें क्या नाम रखूं? सर्विसेज रख दिया, और उसके कोई पैरामीटर अभी के लिए नहीं है, जिसको मैं प्रॉप बोलूंगा। अब से मैं पैरामीटर नहीं बोलूंगा, वो मैंने आपको वजह बता दी है कि सिंपल फंक्शन होगा तो क्या बोलेंगे? पैरामीटर्स। और अगर रिएक्ट का फंक्शन है, तो कंपोनेंट है, रिएक्ट का कंपोनेंट मीन हम TSX रिटर्न कर रहे हैं, तो फिर हम क्या बोलेंगे? उसको प्रोप्स बोलेंगे। अभी हम सीखेंगे कि प्रोप पास कैसे करते हैं। वो प्रोप क्यों पास करने हैं वो हमने यहाँ पे देखा भी है। क्यों पास करने हैं भला? क्योंकि ये टैग 1 लिखा आ रहा है, और यहाँ पे इन दोनों कंपोनेंट में हेडिंग लिखी आ रही है, इनको हमें चेंज करना है, इसलिए पास करना है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? इसलिए हमने इसका जो है वो इस तरह से फ्लो जो है वो बनाया है। अच्छा, अब मैंने ये इतना काम भी कर लिया, अब आगे क्या करें हम? रिटर्न कर दें, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी करना था। अच्छा, अगर आप लोग देखो, पेजेस को हम इंपोर्ट करके खुद यूज करते हैं, सॉरी कंपोनेंट को, लेकिन पेजेस को खुद नहीं करते। वो कौन टैकल करता है? Next.js। ये हमने डिस्कस किया था ना, पेजेस कैसे काम करते हैं।
तो इसको हमें बस एक्सपोर्ट करना है, बाकी का काम किसका है, Next.js का है। अच्छा हमने यहाँ पे क्या रिटर्न करनी है, कुछ भी चीज़ें, तो मैं यहाँ पे मे बी एक डिव लगा लेता हूँ, उसमें सर एक h2 लगा लेता हूँ, उसमें सर्विसेज लिख देता हूँ। सही है, तो अब ये मेरा पेज बन जाना चाहिए और मैं यहाँ पे जाऊँगा और / सर्विसेज पे जाऊँगा तो ये आ गई मेरे पास सर्विसेज। दैट्स मेक सेंस? किसी को कोई इशू यहाँ तक? अच्छा इस सर्विसेज के पेज में अगर मुझे क्या यूज़ करनी है, कार्ड का कंपोनेंट जो हमने एक बनाया हुआ है उसको हमने पेज 1 यानी कि मेन पेज पे यूज़ कर लिया, उसी कार्ड को मैं इस पेज पे भी यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। वो कैसे, क्या लिखूंगा यहाँ पे, कार्ड कंपोनेंट, उसको इंपोर्ट करके बस यूज़ कर लूँगा। और अगर आप देखें तो यहाँ पे कार्ड कंपोनेंट आ रहा है। मज़े की चीज़ है ना। अब हमने क्या किया, एक कंपोनेंट बनाया था, वो एक पेज 1 में भी यूज़ किया, उसी पेज को किसी दूसरे पेज में भी यूज़ कर लिया। तो आप लोगों ने आज जो चीज़ें सीखी दैट इज़ कॉल्ड कि हमने कंपोनेंट बनाया है, उस कंपोनेंट को एक ही पेज में बार बार भी कॉल किया जा सकता है और मल्टीपल पेजेस में भी बार बार कॉल किया जा सकता है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और ये करना कब है, जब सिनेरियोज पैदा होंगे। तो जब हम वेबसाइट बना रहे होंगे, हमने बोला है हम कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग पे काम करेंगे। इट मीन्स कि हम अपनी वेबसाइट को जितने ज़्यादा कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे उतना ज़्यादा क्वालिटी कोड वो कहलाएगा। ये कोई मजबूरी नहीं है। देखो अगर हमने ऐसा रियल में लेट्स सपोज सिनेरियो है, यही एक कार्ड का कंपोनेंट है और इसको मैंने 2 पेजेस में इस्तेमाल करना था और एक पेज में 2 टाइम इस्तेमाल करना था, तो एक्चुअल में ये जो मैंने कोड लिखे है ना, ये वाला car.tsx में ये एक हेडिंग h2, ये p, ये div का टैग, ये टैग के अंदर जो कोड, ये कितनी दफ़ा कॉपी पेस्ट करना पड़ना था। दोनों पेजेस में भी कॉपी पेस्ट करना पड़ना था, फिर एक पेज में भी 2 दफ़ा कॉपी पेस्ट करना पड़ना था। तो इसका मतलब है कि ये टेक्निक क्या है, बेहतर टेक्निक है। तो कंपोनेंट सबको बनाने आ गए। किसी को कंपोनेंट बनाने में कोई इशू हो कि कंपोनेंट क्या है, क्यों बनाने हैं और कितने कंपोनेंट बन सकते हैं, एक कंपोनेंट ये कितने एक कंपोनेंट कितने नेस्टेड हो सकते हैं, कोई आंसर करेगा? लाइक हमारे पास ये कंपोनेंट हैं ये वाले, अभी तो हमने एक कंपोनेंट ये रखा, उसके अंदर एक छोटा कंपोनेंट रखा और वो कंपोनेंट सिबलिंग में चल रहे हैं। क्या ये नेस्टिंग में हो सकते हैं? हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है। जितने चाहो आप एक कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट भी कॉल कर सकते हो। लेकिन जो मेन कंपोनेंट है उसको किसी पेज में अगर कॉल नहीं किया तो वो कोई भी कंपोनेंट शो, देखो अभी अगर लॉजिकली देखें तो ये कंपोनेंट है हेडिंग का, सॉरी ये एक कार्ड का कंपोनेंट है, उसमें टैग के कंपोनेंट, एक कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट यूज हो रहे हैं। अगर मैं पेज के अंदर अपना सर्विसेज के पेज में कार्ड का कंपोनेंट कॉल ही नहीं करता तो मुझे क्या टैग वाला कंपोनेंट कॉल हुआ? तो अल्टीमेट किसी उन कंपोनेंट को पेज में कॉल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसमें उसको कॉल नहीं करते तो हमें हमारी बात नहीं बनेगी। तो कंपोनेंट सिर्फ बनाना काम नहीं है, उनको पेजेस में यूज करना काम है। वो यूज हो रहा है। ठीक है, हाँ उस केस सिनेरियो में हमें क्या करना पड़ेगा, इनका क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो है ना वो ये एक कार्ड का कंपोनेंट है, ठीक है, इसमें 3 चीज़ें हैं अभी तक, दैट इज कॉल्ड हेडिंग, डिस्क्रिप्शन और टैग। 10 पेजेस थे, 5 पेजेस में एग्जैक्ट सेम हो रहा है, तो हमें 5 पेजेस में क्या करना है, पेज क्रिएट करने हैं और कार्ड / उसको कॉल कर देना है। 5 पेजेस में तो सीधा सीधा काम था। अब जो बाकी 5 थे उसमें ये कार्ड बिल्कुल सेम है, लेकिन उस कार्ड के साथ ना एंड पे मे बी मैं उसको कह दूं, अभी के लिए कोई सिंपल सी कोई चीज़ टर्म यूज़ कर लेते हैं, कोई डिव लगा लेते हैं या कोई हेडिंग या कोई पी का टैग लगा लेते हैं उसमें, सॉरी कार्ड कंपोनेंट में चले गए। इन टैग्स के बाद ना उसके अंदर में भी एक डेट प्रिंट हो रही है, सही है, उस डेट को प्रिंट करने के लिए मैं स्पैन का कंपोनेंट जो है ना वो यूज़ कर लेता हूँ और उसके अंदर 10 11 ऐसे कोई भी डेट लिख लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने इसको डमी डेट कुछ भी लिख दिया। अब वो डेट ऐसे नज़र आ रही है,
ठीक है, उसके सामने। अब लेकिन ये जो डेट है ना, मैं ये चाह रहा हूँ ये सारे पेजेस में ना आए, कुछ पेजेस में आए। अब अगर हम देखेंगे तो ये इस वक्त जब हमने ये, चूंकि हमने इसको एक कंपोनेंट का पार्ट बना दिया डेट को, तो लॉजिकली जिधर जिधर हमने वो कंपोनेंट कॉल किया होगा उधर उधर ये डेट भी आने लग गई है, आने लग गई है ना। क्यों भला? क्योंकि हमने उस, जब, यही तो खूबसूरती है। अब देखो ना कंपोनेंट के कितने फायदे हो रहे हैं, यूआई को करने का कितना फायदा हुआ। हमने अभी तक कार्ड का कंपोनेंट बनाया था 3 चीज़ों के साथ, एक नई रिक्वायरमेंट आ जाती है साल के बाद कि डेट भी शो कर दो। अब हमने डेट शो करने के लिए कितना कोड किया है, अब हमें हर कंपोनेंट में जाके सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं पेश आई। हमने क्या किया, एक जगह डेट ला ली, हर जगह डेट ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो गई। ये खूबसूरती है। लेकिन हम चाहते हैं कि हर जगह ना हो, 10 पेजेस में से 5 में शो हो। फिर हमें यहाँ पे एक और कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल रेंडरिंग। हम कंडीशंस करेंगे कि किन पेजेस पे ये वाली डेट शो होगी, यानी कि अगर कंपोनेंट होम पेज से चलता है फिर हम ये शो करेंगे, अगर कंपोनेंट सर्विसेज पेज से चलता है तो फिर हम ये शो नहीं करेंगे। तो फिर हम वहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग को परफॉर्म करेंगे। कंडीशनल रेंडरिंग इज एन अदर कंसेप्ट, उसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, उसको भी हम करेंगे। तो एक्चुअली कंपोनेंट सीखने के बाद जो आज का हमारा टारगेट है, हम प्रोप्स को पढ़ेंगे, फिर हम कंडीशनल रेंडरिंग को पढ़ेंगे। ये 2 चीज़ें होंगी, तो फिर जो आपका क्वेश्चन है उसका हम आंसर फाइंड कर सकेंगे। तो उसको वो हम कंडीशनल रेंडरिंग से टैकल करेंगे। कंडीशनल मतलब हम देखो ना, एक चीज़ है, हम चाहते हैं कि ये 3 चीज़ों में और 3 में ना हो। ये सिनेरियो क्या है? ये इफ़ का सिनेरियो है। इफ़ क्या करता है? आप लोगों ने इफ़ का कंसेप्ट पढ़ा हुआ, वो क्या करता है? वो कंडीशन बनाता है कि अगर ऐसा हो तो फिर ये करो, अगर ऐसा ना हो तो फिर ये करो। तो वो कंडीशन लगाना हमने सीखनी है, वो हमें आती है। कंडीशन के बारे में तो हम बहुत पुराने तरीके से समझ आती है ना, जब हमने टाइप्स की पढ़ ली तो कंडीशन तो समझ आ गई। उसी कंडीशन को इम्प्लीमेंट करने का टाइम है कि अगर ये सिनेरियो हो, अगर 2 पेजेस हैं उस पर नैप बार शो करना है, अगर वो पेजेस ना हो तो नैप बार शो नहीं करना, अगर ये चीज़ें हैं तो डेट शो करनी है, अगर ये नहीं है तो डेट शो नहीं करनी। तो दैट इज कॉल्ड कंडीशनल रेंडरिंग, उसको हम डिस्कस करेंगे।